हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने फंक्शन लास्ट टाइम कंप्लीट किया है। उसके अंदर हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था। नाउ उसी इनवर्स फंक्शन को जब मैं ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करूंगा, देखते हैं रिजल्ट क्या आता था। लाइक फंक्शन को हम कैसे यूज करते थे कि y = f of x एक फंक्शन है, तो इसी के इनवर्स को हम दिखाते थे f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, जब इनवर्स देखा तो उन्होंने कंडीशन बताई थी आपको स्पेसिफिकली। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन खाली एक ही होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए अपने पास 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या तभी फंक्शन क्या होता है इन्वर्टिबल। बट थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। सपोज करो मैंने बोला f of x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो ये कुछ तो ऐसा बन जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, पर द प्रॉब्लम है इसके में इनवर्स निकाल नहीं सकता ना। क्यों? बिकॉज साइन एक्स क्या है अपने पास, साइन एक्स वन फंक्शन तो है नहीं, साइन एक्स इज मेनी वन फंक्शन। आप बोलोगे सर मेनी वन क्यों? मेनी वन फंक्शन किसको बोलते थे? जब x के मल्टीपल वैल्यूज पे y का सेम आंसर आए। लाइक x को 0 पुट किया, साइन 0 कितना हो जाएगा 0। फिर x को पाई पुट किया 180 डिग्री, अभी भी कितना आ जाएगा 0। 2 पाई पुट किया 0। सो बेसिकली साइन अपने पास क्या है वन फंक्शन। इनफैक्ट नॉट ओनली साइन ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी मेनी वन फंक्शन, नॉट ओनली साइन बट ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन ही अपने पास क्या होते हैं मेनी वन फंक्शन होते हैं। सो डायरेक्टली इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, साइन या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है वन फंक्शन के फॉर्म में, सच दैट वो फंक्शन क्या हो जाए अपने पास वन फंक्शन बनेगा, तो उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उसका डोमेन और रेंज बहुत ही अपने पास क्या है हेल्पफुल है। हम लोगों ने इनवर्स में कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आप किसी फंक्शन का डोमेन निकालते हो तो वही उसके इनवर्स का क्या हो जाता है रेंज, और किसी फंक्शन का रेंज निकालते हो तो वो उसके इनवर्स का क्या हो जाता है डोमेन। वही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखना कैसे। इन जनरल हमने देखा है कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो मेरे पास क्या होता है ऑल रियल नंबर। मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूं मुझे सब पे आंसर मिलेगा। और साइन एक्स का जो रेंज है वो मेरे पास क्या होता था -1 to 1। ठीक है, मतलब साइन का आंसर हमेशा कहां से कहां तक आता था -1 to 1, और उसका डोमेन क्या था ऑल रियल नंबर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब डोमेन को एक लिमिटेड वैल्यू देना पड़ेगी जिससे ये फंक्शन क्या बन जाए 1 1। अगर इस फंक्शन को 1 1 बनाना है मतलब हर वैल्यू एक बार ही आनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा साइन को ऑब्जर्व करना। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव वैल्यू देता है अपने पास। ठीक है, फिर सेकंड में आओगे तो वापस क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो साइन रिपीट होता है अपने पास। अगर मैं फर्स्ट के साथ साथ फोर्थ क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो साइन अपने पास होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो क्या साइन का कोई वैल्यू बचा? नहीं। क्या कोई वैल्यू रिपीट हुआ? बिल्कुल नहीं। तो यहीं से मुझे कंडीशन मिलता है कि अगर मैं साइन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास एक कंडीशन पॉसिबल है 1 1 बनने का। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन एक्स का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। इसका डोमेन अब मैं बोल रहा हूं सिर्फ -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, जब मैंने साइन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2, मतलब बोलूं यहां से लेके यहां तक की बात कर रही, 0 से लेके π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेके -π/2 इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग बेसिकली इन वैल्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कोई भी आपके पास वैल्यू रिपीट हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्योरली नेगेटिव आंसर आएगा, यहाँ पे प्योरली पॉजिटिव। जब मैंने डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया मेरा रेंज पे तो कोई इंपैक्ट हुआ ही नहीं, मेरा रेंज अभी भी क्या है -1 to 1, क्योंकि जब साइन के अंदर -π/2 दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1, प्लस π/2 दोगे तो क्या बन जाएगा +1। मतलब अपने पास -1 से +1 तक के सभी आंसर मिल रहे थे, और अब बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स डोमेन अब वो क्या हुआ, हर एक आंसर मुझे एक बार ही मिलेगा। सो इसीलिए अब मैंने क्या किया, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन मैंने इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया 1 1 में। नाउ ये ऑन टू है क्या? ऑन टू का मतलब क्या है? तो ऑन टू तो सिंपल था अपने पास, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो मैं उसको अरेंज कर दूंगा। लाइक मैं इसका कोडोमेन भी क्या ले लूंगा -1 to 1, तो ये ऑन टू भी बन जाएगा। तो बेसिक कंडीशन क्या था कि मुझे 1 1 ही चेक करना था बस खाली। मैंने फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ अब मेरा साइन एक्स इन्वर्टिबल है। और अब जब मैं बात करूंगा डोमेन और रेंज का, तो साइन इनवर्स एक्स जो मैंने फंक्शन बनाया है इसका डोमेन और इसका रेंज क्या रहेगा मेरे पास। सो हमने अभी कमेंट किया था कि जो साइन एक्स का रेंज है वो इसके लिए क्या हो जाएगा डोमेन, और जो साइन एक्स का डोमेन है वो इसके लिए क्या हो जाएगा रेंज। तो अब समझना साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, तो उसका रेंज क्या था -1 to 1, तो ये बनेगा -1 to 1, और
साइन इनवर्स एक्स का रेंज, तो अब ये आ जाएगा -π/2 से π/2। होता क्या है इनवर्स में, फंक्शन का रोल रिवर्स होता है, एक्स वाई का रोल रिवर्स हो जाता है। लाइक अब जैसा कि आपको देखा हुआ मिलता था sin π/2, तो इसका वैल्यू आप कितना बोलते थे 1। मैं इसी चीज को कैसा लिख रहा हूं समझना, मैं इसको लिख रहा हूं π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का वैल्यू 1 किस एंगल पे आता था, दैट इज π/2, तो इसी को तो हम इनवर्स बोलते हैं। तो इनवर्स ने कोई काम किया, जब मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो इसका डोमेन क्या हो चुका है -1 to 1, इसका रेंज क्या है -π/2 to π/2। देखो इसी को निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक और सिखाता हूं आपको। साइन कॉस इन सब के आपको रेंज पता है, जब साइन कॉस टैन सबके रेंज पता है तो वही साइन इनवर्स के क्या बन जाएंगे, डोमेन बन जाएंगे। सो सिंपल सा, साइन एक्स का रेंज क्या था -1 to 1, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया -1 to 1। नाउ अब कॉस पे आओ, ठीक है, कॉस का रेंज क्या था, तो साइन कॉस का रेंज तो सेम था, कॉस का रेंज भी था -1 to 1, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, दैट वुड आल्सो बी सेम -1 to 1। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट रेंज, बिकॉज उसी को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, और यू कैन से कॉस का डोमेन इसी को हम रिस्ट्रिक्ट करते थे। जैसे हमने साइन को रिस्ट्रिक्ट किया फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, वैसे मैं कॉस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। द रीजन इज कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और फोर्थ में भी क्या होता है पॉजिटिव। तो अब यहाँ हम फंस गए थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ ना लेते हुए मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया। द रीजन वाज फर्स्ट में कॉस के सारे पॉजिटिव वैल्यू मिल गए और सब वैल्यू एक बार मिला, सेकंड में कॉस के सारे नेगेटिव वैल्यू मिल गए और सभी एक बार मिले। तो यहां मैं बोलूंगा सिंपल सा कि इसका जो रेंज होगा वो होगा फ्रॉम 0 to π, ठीक है। सो हमने अपने अकॉर्डिंग इसके फंक्शन के डोमेन या फिर इनवर्स के रेंज उसको एडजस्ट किया, जिससे फंक्शन क्या बन जाए 1 1, और फाइनली वो क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल। सो साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का डोमेन क्या है सेम। द रीजन वाज कि दोनों का रेंज क्या था अपने पास सेम। सिमिलरली जब मैं रेंज की बात करूंगा तो साइन इनवर्स का रेंज रहेगा -π/2 से π/2। द रीजन वाज कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों सब वैल्यूज देते हैं आपको, और कॉस का रेंज क्या हो गया 0 to π, बिकॉज यहाँ फर्स्ट और सेकंड का इंपॉर्टेंस रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन tan इनवर्स एक्स। अगेन tan का रेंज क्या था, मतलब tan का आंसर क्या आता था, तो tan का आंसर तो ऑल रियल नंबर था। अगर tan का आंसर ऑल रियल नंबर है मतलब tan का डोमेन या tan इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा अपने पास ऑल रियल नंबर। तो tan इनवर्स के अंदर आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, आपको सभी अपना वैल्यू जो भी होगा उस पर डिफाइन करेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि tan x का अपने पास रेंज क्या होता था, ठीक है, बिकॉज tan x का जो रेंज था वो तो अपना क्या बन गया डोमेन। अब मुझे tan इनवर्स x का रेंज देखना है, मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि tan x का डोमेन क्या है, tan में हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो बताया था, डिस्कस किया था हमने इस चीज को कि tan को हम क्या लिखते थे साइन अपॉन कॉस। जब tan को मैंने साइन अपॉन कॉस लिखा तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट दी वैल्यू जहां पे अपने पास कॉस 0 होता था। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, tan के बहुत सारे ग्राफ बनते थे, 1 1 नहीं बन पाएगा, तो मुझे उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फाइनली मैं अपने ही कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के सारे वैल्यू काउंट हो गए। नाउ अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो फोर्थ भी देख सकता हूँ, चाहूँ तो सेकंड भी, बिकॉज दोनों ही केस में मेरे पास क्या है सारे केसेस काउंट हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट में सारे पॉजिटिव वैल्यू आ गए, फोर्थ और सेकंड दोनों में ही tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम दोनों केस ले सकते थे या कोई भी केस ले सकते हैं। बट टेक्निकली हमेशा हम लोग यूज करते हैं इसका रेंज इज -π/2 to π/2। हुआ क्या समझना, जब हम लोग बात करेंगे -π/2 to π/2 में, तो इतने पार्ट में आपका जो tan है वो हर एक वैल्यू देगा और यूनिक वैल्यू देगा। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव आंसर, तो इससे अपने को सभी आंसर मिल गए और सभी एक एक बार मिला। सेकेंडली ये ओपन ब्रैकेट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्लोज था अपने पास, तो ओपन ब्रैकेट इसीलिए रिकॉल करोगे क्या tan का डोमेन π/2 हो सकता था, नहीं, हम लोग बोलते थे कि tan का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि π/2 उसका आंसर क्या बनता था इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए tan इनवर्स का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, और इसके रेंज को हमने वापस से रिस्ट्रिक्ट किया तो वो क्या हो गया -π/2 से π/2, बिकॉज इसमें tan के सभी वैल्यूज काउंट हो गए अपने पास, ठीक है। सिमिलरली tan की बात में देखता हूं cot। अगेन कॉट का अपने पास आंसर क्या आता था, कॉट का रेंज क्या होता था, क्योंकि वही कॉट इनवर्स का डोमेन बनेगा। तो कॉट का रेंज था अपने पास रियल नंबर, तो कॉट इनवर्स का डोमेन भी क्या हो गया रियल नंबर। नाउ वापस से अगर मैं कॉट पे आऊं तो सेम कॉट और tan की प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए अपने पास, बट थोड़ा सा यहाँ भी ट्विस्ट है। कॉट अगेन
पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ देगा अपने को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू फोर्थ और सेकंड दोनों में दे सकता है। अब मैं फोर्थ ना लेते हुए अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट लूंगा, उसका रीजन आपको अभी समझ जाएगा। कॉट कब कब डिफाइन नहीं होता था, सो कॉट वहां डिफाइन नहीं होगा जहां पे साइन जीरो होगा, बिकॉज कॉट को हम क्या लिखते थे, कॉस अपॉन साइन, और साइन जीरो कहां होता था, जीरो एंड पाई। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को हटा के बाकी सब कुछ ले लिया। द रीजन वॉज जब 0 से पाई बाय 2 ऑब्जर्व करूंगा तो उसमें सारे कॉट के पॉजिटिव आंसर आ जाएंगे, पाई बाय 2 से पाई जाऊंगा तो कॉट के सभी नेगेटिव आंसर आ जाएंगे, तो कॉट का सब कुछ वैल्यू यहाँ पे काउंट हो गया अपने पास। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर कॉट हम यूज करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। सो कॉसेक इनवर्स एक्स अपने पास रहेगा लाइक कॉसेक का अपने पास रेंज क्या था, तो कॉसेक का जो आंसर था वो अपने पास हमेशा या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा आता था, ठीक है। तो जो उसका रेंज था वो इसके लिए क्या बन जाएगा, डोमेन। तो मैं सिंपल बोलूंगा कॉसेक इनवर्स एक्स का अपने पास डोमेन रहेगा r माइनस -1 to 1, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच के नंबर नहीं आने चाहिए। अगेन वो भी गोइंग टू कॉसेक की, कॉसेक में अपने पास हम लोग कॉसेक इनवर्स का रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। अगेन क्वाड्रेंट पे आता हूँ, कॉसेक वापस सेम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड में भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या चलेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों क्वाड्रेंट वर्क करने चाहिए। तो इसका जो अपने पास रहेगा प्रिंसिपल रेंज, इसको मैं बोलूंगा -π/2 to π/2। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जीरो काउंट नहीं होगा बिकॉज कॉसेक जीरो डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पे अपने पास जो इसका रेंज रहेगा वो रहेगा -π/2 to π/2 एक्सेप्ट जीरो। ऑब्जर्व करो इट इज सिमिलर टू साइन ओनली, बिकॉज साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो आपको रेंज में भी वही रिलेशन सेम दिखेगा, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट जीरो। लास्ट इज सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अगेन जो कॉसेक का अपने पास रेंज होता था वही सेक का भी होता था, तो जब इनवर्स में आऊंगा तो जो कॉसेक इनवर्स का डोमेन होगा वही सेक इनवर्स का भी डोमेन होगा, दैट मींस r -1 to 1। अगेन कमिंग ऑन टू रेंज, तो सेक का अपने पास वैल्यू सब कुछ आता था, बट अगर क्वाड्रेंट वाइज ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट एंड सेकंड आना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव, अगर फोर्थ में आ गया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब 0 to पाई, बट इसमें से हम लोग कौन सा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, -π/2। सो ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, ये रहेगा अपने पास सेक इनवर्स का रेंज, ठीक है। हमने अभी क्या किया, हमने सिर्फ जो बेसिक आईटीएफ फंक्शन थे उनके डोमेन एंड रेंज, अब यहाँ पे मैं इसको रेंज ना बोलते हुए मैं इसको बोलूंगा प्रिंसिपल रेंज, इन पे कमेंट किया है प्रिंसिपल रेंज ऑफ आईटीएफ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमको ये सब पता होना चाहिए। नो डाउट डोमेन में आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि सीधे डोमेन मतलब वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेगा, तो लाइक साइन के अंदर जब -1 से +1 की वैल्यू हो तभी तो वो डिफाइन कर पाएगा, तो डोमेन में मिस्टेक नहीं होता है, बट बी केयरफुल विद द रेंज। रेंज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन दे दिया, ऑब्जर्व करो फंक्शन को, लाइक साइन फंक्शन हुआ तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस फंक्शन साइन फंक्शन हुआ तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस फंक्शन हुआ तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, tan हुआ तो अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन के कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, तो उसकी हेल्प से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि कैसे निकाला और कैसे हमने उसको 1-1 बनाया सच दैट उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ओके, बेस्ड अपॉन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ हम लोग सिंपल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और आईटीएफ को एग्जैक्टली आपको स्टार्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन है साइन इनवर्स √3/2। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एंगल बताओ जिसपे साइन का आंसर क्या आता है √3/2, पर ऐसे एक एंगल नहीं, ऐसे बहुत सारे एंगल है। बिकॉज अगर आपको साइन √3/2 ही चाहिए तो एक आप बोल दोगे 60 डिग्री, दूसरा आप बोल दोगे 120 डिग्री एंड सो ऑन, तो वी कैन गेट मल्टीपल आंसर्स। बट इसीलिए इस चीज में क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपने को, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो उसकी प्रॉपर रेंज के अंदर लाई करेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे स्टार्ट कैसे करते हैं समझना, ओरली भी कर सकते हो, बट स्टार्ट करने के लिए जो एग्जैक्ट अप्रोच है वो भी इस टाइप से होता है अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है। ऑब्वियसली इसका आंसर कुछ तो एंगल होगा, तो लेट अस से इसको मैंने इक्वल टू अज्यूम कर लिया कुछ x, ठीक है। नाउ अब इसी इक्वेशन को आई कैन राइट √3/2 इक्वल टू sin x, और इस √3/2 को आई कैन राइट sin π/3 इज इक्वल टू sin x। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा,
x इज इक्वल टू पाई बाई 3। आखिरी स्टेप में मुझे खाली इतना ध्यान रखना है कि जो मेरा आंसर आया है वो मेरे गिवन फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है कि नहीं। तो फंक्शन क्या था, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। तो ये आपका हो गया आंसर। दैट मींस साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2 का प्रिंसिपल वैल्यू शुड बी पाई बाई 3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट मैं बोलूंगा आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे वो समझना, कॉसेक इनवर्स ऑफ -2। जस्ट आइडेंटिफाई करो कि कॉसेक का वैल्यू -2 कब होता था। अब कॉसेक है, कंफ्यूजन हटाने के लिए काम करो, सिर्फ पहले +2 देख लो, बिकॉज बेनिफिट है आपके पास। साइन और कॉसेक जब दोनों को डिस्कस करते हो तो दोनों के अंदर एक खास बात है, साइन और कॉसेक दोनों ही अपने पास ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब इसका आंसर फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव आंसर पता है तो उसी में नेगेटिव लगा दो, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर। नाउ कॉसेक का वैल्यू 2 कब होता था, कॉसेक का वैल्यू 2 मतलब साइन का वैल्यू 1/2 और साइन का वैल्यू 1/2 कब होता था, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6। तो क्या आई कैन से कॉसेक का वैल्यू 2 भी होगा अपने पास पाई बाई 6 पे। और अगर कॉसेक -2 बोला गया है तो अब मैं सिंपली बोल दूंगा कॉसेक इनवर्स -2 इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, दिस शुड बी माइनस पाई बाई 6। सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में आपका ऑलरेडी होल्ड है, आपको ऑलरेडी पता है कि वैल्यूज क्या होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि डायरेक्टली ऐसे आंसर निकालो। ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो, बट ये आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन हो गया। बट टू गेट द आंसर क्विकली अगर आपको वैल्यूज पता है तो इनको यूज करो। लाइक द नेक्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। अब कॉस आया है, कॉस का रेंज केयरफुल रहना था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट था, ठीक है, 0 से पाई तक था। कॉस इनवर्स का आंसर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, इसको ध्यान रख लो हमेशा, कोई मिस्टेक नहीं करना इस चीज में। कॉस इनवर्स का कुछ भी आंसर बोलो, अंदर नेगेटिव लिखा हो या पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा क्या आता है अपने पास, पॉजिटिव। नाउ कॉस की वैल्यू -1/√2 कब बनती थी, सो कॉस का वैल्यू -1/√2 बनेगा अपने पास पाई माइनस पाई बाय 4 पे। दैट इज यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा इट शुड बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4। सो यहाँ अपना आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ -1/√2 शुड बी इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अगेन मैं डायरेक्टली इसीलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे वैल्यूज याद है ऑलरेडी। अगर आपको वैल्यू याद नहीं तो आप क्या करोगे, इसी को अपने टेक्निक से यूज करोगे। cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इसको आपने अज्यूम कर लिया x। अब क्वेश्चन क्या दिखेगा, -1/√2 इज इक्वल टू cos x। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos x, बिकॉज मुझे पता है कि 1/√2 तो पाई बाय 4 पे होता है। और जब नेगेटिव को एडजस्ट करते हो तो ये आता है फाइनली cos पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos x। जब इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। और ये 3 पाई बाय 4 जो आंसर आया है ये cos इनवर्स x के प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करता है, बिकॉज cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या था, फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है, आपका आंसर पॉसिबल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वैल्यू, sec इनवर्स ऑफ -2/√3। अगेन sec है तो sec को पहले cos x से देखते हैं। cos x का वैल्यू √3/2 कब होता था, cos x नहीं, sec को हम cos से देखेंगे। cos का वैल्यू √3/2 कब होता था, पाई बाय 6 पे। अब यहाँ पे sec का भी सेम प्रॉब्लम, जैसे cos x हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव आंसर, sec भी हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव आंसर। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sec इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू, मैंने लिया x, तो क्वेश्चन बनेगा -2/√3 इज इक्वल टू sec x, ठीक है। नाउ -2/√3 मतलब इसको मैं लिखूंगा माइनस sec पाई बाय 6 इक्वल टू sec x, और इसी को आई कैन राइट sec ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू sec x, मतलब x का वैल्यू हो गया 5 पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। अगेन 5 पाई बाय 6 उसके रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए उसका आंसर पॉसिबल है। सो इस टाइप से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ऑलवेज बी केयरफुल विद द रेंज कि आपका जो भी आंसर है वो आपके प्रिंसिपल रेंज में लाई करना चाहिए, ना उसके बाहर, ना उसके पहले, ना उसके बाद कहीं भी लाई नहीं करेगा, वो हमेशा उसके रेंज में लाई करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रेंज याद होना चाहिए। थोड़ा सा रेंज को रिकॉल कर लेते हैं। साइन का रेंज क्या था अपने पास, -π/2 टू π/2। क्वाड्रेंट से याद करना हो तो भी बेटर रहेगा। साइन का रेंज था अपने पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस का रेंज था फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। tan का अगेन क्या था, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज कॉट, कॉट का फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज कॉसेक, फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड नेक्स्ट इज सेक, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से इसको रिकॉल कर सकते हो। ओके, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ हमको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स ऑफ -½ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ।
फर्स्ट टर्म को अज्यूम कर लेता हूं अल्फा, सेकेंड टर्म को बीटा एंड थर्ड टर्म को गामा, और तीनों को सेपरेटली सॉल्व करता हूं। मुझे फर्स्ट कंडीशन ऐसा मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू अल्फा, तो इसी को आई कैन राइट माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस हाफ। साइन का वैल्यू माइनस हाफ कब होता है, तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाय 6 विद अ नेगेटिव साइन इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब साइन माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो यहां से मुझे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड बीटा, सेम फॉर्म में बीटा को सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू बीटा, मतलब cos बीटा का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, माइनस रूट 3/2। cos बीटा अपने पास आया है तो इसी को आई कैन राइट माइनस ऑफ cos पाई बाय 6, बिकॉज cos रूट 3/2 होता है 30 डिग्री पे। नाउ ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कैसे एडजस्ट होता था cos में, विथ cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा बीटा शुड बी इक्वल टू 5 पाई बाय 6। नाउ द लास्ट टर्म विच इज गामा, अगेन सेम लॉजिक, cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ शुड बी इक्वल्स टू गामा, मतलब कंडीशन क्या बन जाएगा, cos गामा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब cos गामा माइनस हाफ है तो cos गामा इक्वल टू मैं लिखूं माइनस ऑफ cos 60 मतलब पाई बाय 3। नाउ ये नेगेटिव कैसे एडजस्ट होता है cos में, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। फाइनली गामा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दिस शुड बी 2 पाई बाय 3। सो ये आया गामा का वैल्यू। नाउ हमको प्रूव करना था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस पाई बाय 6 प्लस बीटा इट इज 5 पाई बाय 6। दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 4 पाई बाय 6 विच इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3 इट इज इक्वल्स टू गामा। सो ये अपना कंडीशन प्रूव हो गया। अगेन सेम चीज, मैंने सॉल्व करते हुए खाली एक ही चीज का ध्यान रखा कि हर एक का आंसर अपने प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए था। अल्फा का वैल्यू कितना आया, माइनस पाई बाय 6, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज था। बीटा का वैल्यू 5 पाई बाय 6, पाई से छोटा है पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स का रेंज है प्रिंसिपल। 2 पाई बाय 3 अगेन पाई से छोटा है पॉजिटिव है, तो ये अपना हो गया कॉस का रेंज। तो हर एक आंसर को प्रिंसिपल रेंज में सॉल्व करोगे तभी आपका प्रॉपर्ली आंसर मैच करेगा, अदरवाइज कुछ ऊपर नीचे वैल्यूज का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ फंक्शन में हम लोगों ने डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट मैंने पर्टिकुलरली वहां पे वो पार्ट स्किप किए थे जहां पे अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो वो पार्ट भी यहाँ दिखाए थे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ इनवर्स नहीं, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, सो इनका डोमेन निकालना है। बट फंक्शन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, उस प्रॉपर्टी को वापस से यूज करेंगे कि जब किसी फंक्शन में मल्टीपल पार्ट्स हो, लाइक यहाँ पे दिख रहा है मुझे फंक्शन के अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट इज 1 बाय एक्स, नेक्स्ट इज 3 साइन इनवर्स एक्स एंड थर्ड इज 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 2। तो हम लोग डोमेन कैसे निकालते थे, तीनों का इंडिविजुअल डोमेन डिफाइन करेंगे और फिर तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। द रीजन इज कि अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो तीनों फंक्शन साइमल्टेनियसली डिफाइन करना चाहिए, मतलब x के वो वैल्यूज जहां पे तीनों साथ में वर्क करें, कोई एक या दो फंक्शन नहीं है अपने पास। सो यहाँ भी सेम चीज करेंगे। जब मुझे इस नेट फंक्शन f ऑफ x का डोमेन चाहिए तो मैं कैसा बोलूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा डोमेन ऑफ 1 बाय एक्स। नाउ 1 बाय एक्स के डोमेन के लिए आपको कंडीशन बताया था मैंने, जब भी अपॉन में कोई फंक्शन लिखा हो तो द ओनली कंडीशन इज कि वो अपॉन का वैल्यू 0 नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा डोमेन रहेगा मैं उसको बोलूंगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, बिकॉज 0 पे ही डिफाइन नहीं करेगा, बाकी तो सब जगह डिफाइन करेगा। नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज 3 साइन इनवर्स एक्स। सो डोमेन ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स। मुझे एक चीज बताओ, जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ डोमेन में इंपैक्ट तो होगा ही नहीं, बिकॉज डोमेन किसका होता है हमेशा, ये x का वैल्यू, तो वो तो साइन इनवर्स का था। साइन इनवर्स का डोमेन क्या पढ़ा हम लोगों ने, -1 to 1, तो उस पर x का कोई इंपैक्ट नहीं, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा सेकंड फंक्शन का डोमेन रहेगा अपने पास -1 to 1, ये रहेगा अपना साइन इनवर्स x का डोमेन। नेक्स्ट इज थर्ड फंक्शन, डोमेन ऑफ 1 अपॉन रूट x माइनस 2। नाउ यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, पहला अपॉन में लिखा है इसलिए 0 नहीं हो सकता, दूसरा रूट लगा है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ मैं कंडीशन लिखूंगा इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है इसके x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर यही रूट ऊपर लगा होता तो मैं बोलता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, बट क्योंकि ये अपॉन में है तो इट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब कंडीशन क्या बन गया, x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिलेगा, 2 से लेके इंफिनिटी। नाउ
फर्स्ट फंक्शन का डोमेन, सेकंड फंक्शन का डोमेन एंड थर्ड, तीनों के डोमेन मिल चुके हैं। अब मुझे देखना है तीनों में कॉमन क्या है अपने पास, ठीक है। सो नंबर लाइन यूज कर लेते हैं सीधे। नंबर लाइन पे फर्स्ट में प्लॉट करूंगा 0, नेक्स्ट इज यहाँ पे रिक्वायर्ड है -1 +1, लेट दिस बी -1, लेट दिस बी +1, और यहाँ पे रिक्वायर्ड है 2। तीनों फंक्शंस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ने बोला ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो इसके हिसाब से सभी रियल नंबर हम ले सकते हैं, बट 0 का हमको छोड़ना है। सेकंड फंक्शन फ्रॉम -1 to 1, सेकंड फंक्शन ने बोला -1 to 1 और -1 1 दोनों काउंटेड है। थर्ड फंक्शन ने बोला 2 को छोड़ के और 2 के आगे के कोई भी वैल्यू। अब आप इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करना, आपको कहीं भी कोई पोर्शन नहीं मिलेगा जहां पे तीनों लाइन साथ में दिख रही है, ठीक है। बिकॉज जहां पे ये दोनों साथ में है वहां पे ये थर्ड लाइन साथ में नहीं है, जहां पे ये दोनों है वहां पे ये साथ में नहीं है। तो आई वुड से इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप x को कोई वैल्यू दोगे जिसपे ये डिफाइन हुआ, तो उस पे आइदर फंक्शन फर्स्ट या थर्ड कोई एक डिफाइन नहीं कर पाएगा आपके पास। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन बना है, मैं सिंपल सा बोलूंगा कि इसका जो डोमेन है वो है अपने पास 5, मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच होल्ड्स ट्रू फॉर दिस फंक्शन। मतलब x का ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे ये फंक्शन का एक डिफाइन वैल्यू मिले। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, इनमें से एक ना एक फंक्शन नॉट डिफाइन बन ही जाएगा। लेट अस से कुछ रैंडम वैल्यू लेते हैं, सपोज -3 ले लिया, -3 लिया तो ये डिफाइन करेगा, ये डिफाइन नहीं कर पाएगा और ये भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। सपोज -12 ले लिया, ठीक है, तो -12 पे ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, पर अब ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू लो, आपको हमेशा एक ना एक फंक्शन क्या मिलेगा, डिफाइन नहीं करेगा। इसलिए इस फंक्शन का डोमेन इज 5, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x व्हिच डिफाइंस दिस फंक्शन। ओके, डोमेन का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आपने को बोला है कि फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। काइंड ऑफ एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखे एंड सो ऑन। अब इसका डोमेन निकालना है। अगेन मैं हर एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा, उसके बाद उसका डोमेन पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हर एक वैल्यू पे आपको आंसर मिल रहा है। सो डिपेंडेंसी किस पे आ गई है, एक तो लॉग पे और दूसरा साइन इनवर्स पे। दोनों की कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना। हमने डिफाइन किया है कि लॉग डिफाइन कब करता है, लॉग डिफाइन कब करता है जब उसके अंदर की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो मेरी पहली कंडीशन मिलेगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये जो नंबर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज तभी लॉग डिफाइन करेगा। नाउ लॉग की कंडीशन तो हो गई। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए। सो साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू हमेशा लाई करनी चाहिए -1 to 1। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, -1 लेस देन इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये बनेगा अपने पास सेकेंड कंडीशन। नाउ इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और जो कॉमन आंसर मिलेगा वो होगा अपना फाइनल वैल्यू। सो पहले फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस क्वाड्रेटिक का जो a है वो पॉजिटिव है, मतलब 1। और जब मैं इसका डेल्टा निकाल रहा हूं तो इसका डेल्टा कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 16 मतलब -7, तो दैट इज लेस देन 0। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर a पॉजिटिव हो और उसका डेल्टा नेगेटिव हो, इसका मतलब तो एक ही होता था कि जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मींस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप x का कोई भी वैल्यू यूज कर लो, इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो मैं सिंपल बोलूंगा, मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे कुछ भी हमको सॉल्व नहीं करना। नाउ जो भी आंसर आएगा वो सेकंड पार्ट से आएगा अपने पास। अब यहाँ पे इस लॉग का वैल्यू -1 से +1 तक लाई करना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट अलग, राइट साइड का पार्ट अलग। और जब लॉग को रिमूव करेंगे तो याद है लॉग को रिमूव करने पे क्या होता था, ये नंबर यहाँ बेस बन जाएगा। तो कुछ ऐसा कंडीशन दिखेगा, 2 to the power -1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 to the power 1। बेसिकली मैंने क्या किया, सब साइड एंटी लॉग ले लिया, लॉग को रिमूव कर दिया बस करके। अब यहाँ कंडीशन क्या बनी है, 1/2 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2। इसको दोनों पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट साइड को अलग। सो लेफ्ट हैंड साइड अपने को ऐसा दिखेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4
माइनस हाफ, मैंने हाफ को शिफ्ट कर दिया। क्या इसी इन इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एलसीएम ले लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x 8 माइनस 1 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को हमको ऑब्जर्व करना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा अपने पास। सो इसके फैक्टर्स तो नहीं आ रहे 14। नेक्स्ट इज इसका भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ डेल्टा, ठीक है। इसका a क्या हुआ अपने पास, इसका a हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट इज इसका डेल्टा अगर मैं चेक करूंगा तो इसका डेल्टा आएगा b स्क्वायर विच इज 36 माइनस 56, तो इसका डेल्टा भी आ गया नेगेटिव, मतलब ये इक्वेशन भी हमेशा क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसका भी सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब द कंप्लीट क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू ओनली वन इक्वेशन। इन सबका आंसर क्या आ गया रियल नंबर। तो एक ही केस बाकी है कि हमने अपने पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 2। इसको अरेंज कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ कंडीशन बनेगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते थे वेवी कर्व, -2 -1 प्लस माइनस प्लस। आंसर क्या आएगा सीधे, x बिलोंग्स टू -2 टू -1। सो जब मैं तीनों पार्ट को ऑब्जर्व करूंगा तो दो पार्ट में तो बोला कि रियल नंबर कोई भी आंसर ले लो, थर्ड पार्ट में क्या बोला, सिर्फ -2 से -1 तक का आंसर तीनों में कॉमन भी यही आएगा अपने पास, -2 टू -1। दैट मीन्स ये फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइन करेगा जब अपना x कहां से कहां तक लाई करेगा, फ्रॉम -2 अप टू -1। तो ये हो गया इस फंक्शन का अपने पास डोमेन। अगेन जितने फंक्शन थे हर एक फंक्शन की कंडीशन को केयरफुली यूज किया। लॉग डिफाइन करने की कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन इज हमेशा उसके अंदर का वैल्यू -1 से +1 में लाई करना चाहिए। जितने भी केसेस थे हमने सभी को स्पेसिफिकली सॉल्व कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने से बोला है कि रेंज निकालना है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने डोमेन सॉल्व किया, अब रेंज को यूज करेंगे। सो इस पूरे फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करूं तो इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रेंज पे डिपेंड करता है वो है साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। सॉरी, नाउ हमने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स का x का जो रेंज है वो क्या आता था, प्रिंसिपल रेंज फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब एक चीज बताओ, हमने इसको डिस्कस कर भी रखा है ऑलरेडी कि अगर मैं इस x को चेंज करूं, x की जगह पे 2x पुट किया या 2x + 1 पुट किया या 2x - 1 पुट किया, क्या रेंज पे इंपैक्ट होगा? तो नहीं, रेंज पे इंपैक्ट तब होता था जब इसके बाहर कुछ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज रेंज का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का आउटपुट क्या होगा। अब आपने अगर x को चेंज किया मतलब आपने डोमेन पे इंपैक्ट करने की कोशिश किया है, आपने रेंज पे कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है। सो इसीलिए जो अपने पास रेंज साइन इनवर्स x का था वही रेंज किसका होगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1। इसको हमने डिस्कस किया भी था कि रेंज पे इंपैक्ट अपने पास कब होगा और डोमेन पे इंपैक्ट कब होगा। अब इसी कंडीशन को लेकर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्या इस कंडीशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो अपने पास साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1 है उसका वैल्यू हमेशा -π/2 से बड़ा होगा एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू π/2। ये होगी अपनी कंडीशन। नेक्स्ट इज, इसको किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, 2 से, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, ये बन जाएगा -π लेस देन इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू π। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमको क्या करना है, π/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग π/4 फ्रॉम ऑल दी साइड, यहाँ क्या हो जाएगा, -π - π/4 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1 लेस देन इक्वल टू π माइनस π/4। सो फाइनली ये साइड बनेगा अपने पास -3π/4 लेस देन इक्वल टू, इसको मैं क्वेश्चन बोल दूं बिकॉज ये अपना क्वेश्चन, सॉरी यहाँ भी आएगा अपने पास -π/4। सो यही अपना क्वेश्चन बन गया विच इज f of x लेस देन इक्वल टू 3π/4। सो यहाँ पे होना चाहिए 5। हाँ, सो अपना f of x का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -5π/4 से 3π/4, मतलब अपना f of x का अपने को रेंज मिल चुका है। योर f of x बिलोंग्स टू -5π/4 टू 3π/4। ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। सो अगेन जब रेंज निकालना था तो मैंने क्या यूज किया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था उसका प्रिंसिपल रेंज यूज किया हमेशा। उसका प्रिंसिपल रेंज यूज करके हमने क्या किया, हमने उस फंक्शन का नेट रेंज निकाला बाय यूजिंग द सिमिलर कॉन्सेप्ट। रेंज के लिए हम लोगों ने
फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज किया था। सो दिस वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन अबाउट आईटीएफ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनका रेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, और साथ में उनके डोमेन रेंज पे कमेंट कैसे करते हैं। नाउ अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या चलती है।